आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि मेरे द्वारा अभी तक हिंदी और पॉलिटी दोनों की 3-3 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पिछले 3 लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 3 लेक्चरों में हमने राजव्यवस्था का पहले लेक्चर में हमने राजव्यवस्था का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको सीखा। उसमें हमने राज्य क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ सरकार के तीनों अंगों के विषय में हमने उसमें अध्ययन किया। उसके साथ साथ हमने संप्रभुता का अध्ययन किया। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने संप्रभुता के विषय में अध्ययन करा था और संप्रभुता के आधार पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन करा था। जैसे हमने उसमें देखा था राजतंत्रात्मक लोक ये प्रजातंत्र और आपका कुलीन तंत्र के राज्य। उसके साथ साथ उसके बाद हमने लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र के स्वरूपों की चर्चा करी थी, जिसमें राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक और एकात्मक और संघात्मक लोकतंत्र की हमने उसमें चर्चा की थी। उसके बाद तीसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने संविधान और संविधान के प्रकारों के बारे में दोस्तों आपको बताया था। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले जो 3 वीडियो मैंने पॉलिटी से रिलेटेड डाले हुए हैं उन सभी को आप देखें। आप यकीन मानिए आपका एक पॉलिटी को लेकर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक सोच आपकी विकसित हो जाएगी सब्जेक्ट को लेकर के, जिससे आपके लिए आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्योंकि आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसानी होगी। वन लाइनर्स की तरफ जाने के बजाय आप सब्जेक्ट को अगर पकड़ें, सब्जेक्ट को समझें तो आपको ज़्यादा बेहतर होता है वो तैयारी करने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको जो है आज चौथे लेक्चर की ओर लेके चलता हूँ पॉलिटी के, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे। जो आपका टॉपिक है आज का वो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बुक्स में आपको पॉलिटी यहीं से स्टार्ट हुई मिलेगी, लेकिन मेरे जो 3 आपके पहले के एडिशनल लेक्चर हैं वो आपको राजव्यवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। और वहां से ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चंस आपके वहां से निकल करके आते हैं उन टॉपिकों से जो आपके पिछले 3 लेक्चर्स में है, ठीक है। तो अब भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। फिलहाल आपने समझना है इसे, वन लाइनर आपके धीरे धीरे आपके सामने निकल करके आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको बांट के चलूं, ठीक है, कि अगर मैं 2 भागों में इसको मोटा मोटा तौर पर देखूं भारत के संवैधानिक विकास को, तो इसमें एक हिस्सा तो हम देखेंगे आजादी से पहले का, एक हिस्सा हम कब का देखेंगे, आजादी से पहले का। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे आजादी के बाद। अब इन दोनों में हमने क्या क्या और किन किन चीजों का अध्ययन करना है इसको मैं आज आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं पहले। उसके बाद हम टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे, एक्ट की ओर हम उसके बाद चलेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो भारत का संवैधानिक विकास बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप बुक्स में देखेंगे तो एक डेट डिसाइडेड है वहां पर को 1600 ईस्वी के बाद जो है संवैधानिक विकास। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने की जो है अनुमति दी गई। तो एक टाइम बाउंड तो आपका है कि 1600 ईस्वी के बाद से हमने जो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हमने पढ़ना है। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करूं, तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करूं, तो मेरा ये मानना है कि बहुत लंबे समय से हम देखेंगे तो हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजों की छाप है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हमारे देश में चलती थी। जैसे आप देखेंगे वैदिक युग से भी हमारा संविधान प्रेरित है। मौर्य वंश में जो नियम कानून चलते थे उनसे भी हमारा संविधान कहीं ना कहीं प्रेरित है। फिर आप मुगल काल में आएंगे तो मुगल काल में जो नियम नीतियां थी उनसे भी कहीं ना कहीं हमारा संविधान प्रेरित है। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल एरा में या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में एक आप देखेंगे कि यूरोपियंस के द्वारा एक ईयर दे दिया भारत के संवैधानिक विकास को कि हाँ 1600 ईस्वी के बाद का। तो हमने वो जो समय सीमा बताई है उसी के आधार पर पढ़ना है। तो 1600 ईस्वी के बाद अगर हम देखें तो अब मैं थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाता हूँ।
कि भारत का संवैधानिक विकास के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना हुई थी जिसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 24 प्रमुख इसके सदस्य थे जिनको हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। इसके जो कुछ प्रमुख जो इसके शेयर होल्डर्स थे, 24 लोगों का एक समूह था, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको जो मेन उसके जो चलाने वाले थे वो लोग उसमें आते थे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर के माध्यम से, ठीक है, एक चार्टर के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, ठीक है। अब 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की छूट का मतलब ये था कि जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है अर्थ में, जिसको हम मानक समय रेखा भी कहते हैं, इससे इधर के देशों को जनरली पूर्वी देश कहा जाता है और इधर की तरफ के देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है। तो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की क्या दे दी गई? अनुमति प्रदान की गई, किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इसी क्रम में आप देखेंगे 1600 ईस्वी के बाद 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस नाम का व्यक्ति व्यापार करने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया और वो हेक्टर नाम के जहाज से आया था। ये आपके अगेन वन लाइनर हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी ये बातें इतिहास की हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास कब, क्यों और कैसे, ठीक है। और इस बाकी इतिहास की बातें आप देखोगे। फिलहाल 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज जो समुद्री रास्ते से भारत आया था उसका नाम था विलियम हॉकिंस, और वो हेक्टर नामक जहाज से क्या भारत आया था और जहांगीर के दरबार में वो सबसे पहले आया था, ठीक है। इसके बाद एक सीक्वेंस आपका रहा, यदि आप देखें तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। अब इसे आप भारतीय शासकों की कमी कहें, चाहे ब्रिटिशर्स थिंक टैंक की सफलता कहें, धीरे धीरे इनका उद्देश्य व्यापारिक के साथ साथ इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर अगेन ये इतिहास की बात है, आप इसके बीच में बहुत सारे युद्ध पढ़ोगे, बहुत सारे राज्यों में आक्रमण के आप देखोगे कि अंग्रेजों ने जो अपना शासन स्थापित करा। 1757 का जो ईयर था ये थोड़ा सा खास वर्ष रहा, ठीक है। इस वर्ष से एक युद्ध हुआ जिसे हम इतिहास में प्लासी युद्ध कहते हैं, और इसी के बाद कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता जो है स्थापित हुई। ये निर्णायक एक युद्ध था, प्लासी का युद्ध, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो है सैन्य नेतृत्व उनके पास था अंग्रेजों का। तो प्लासी का एक युद्ध हुआ था बंगाल में, और इसमें अंग्रेजों ने क्या करा था, भारत का जो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला कहें या सबसे ज्यादा जो धनी हिस्सा कहें, बंगाल वाला हिस्सा, वहां पर को 24 परगना नाम का एक जिला था। इस युद्ध के बाद उन्होंने वहां पर की क्या कर दी, दीवानी प्राप्त कर ली, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है वहां के रेवेन्यू राइट्स अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिए, वहां पर कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया प्लासी युद्ध के बाद, ठीक है। पृष्ठभूमि का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और अब प्लासी के युद्ध में कितने हाथी कितने घोड़े, ये इतिहास की बात है, किसकी तरफ से कितने लोग मरे, ये इतिहास की बात है, इतिहास की बात। सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप का काम करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहां से कैसे आपका लिंक होगा। इसके बाद दूसरा एक आपका गेम चेंजिंग वॉर हुआ जिसने भारत का अगले 100 सालों तक एक शासक का निर्धारण करा। वो था आपका 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीते, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जो आपके ये प्रमुख भारत का एक क्षेत्र था उस समय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, उस समय तो संयुक्त पूरा एक तरीके से संयुक्त क्षेत्र था। अभी के संदर्भ में आप समझेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो अंग्रेजों को ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे के रेवेन्यू राइट्स मिल गए, कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को यहाँ पर को मिल गया, ठीक है। दीवानी अधिकार उनको यहाँ पर के भी मिल गए, पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के।
अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1765 से लेकर के 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन चलाया जाता है। कहां पर? बंगाल में द्वैध शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब द्वैध शासन क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। द्वैध शासन का अर्थ होता है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू मीन्स दो लोगों का आपका उसमें शासन रहेगा, मीन्स रूल ऑफ टू। अब वो रूल ऑफ टू कैसे होता है वो आप अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि रूल ऑफ टू 1765 से 1772 तक किस तरह से चलता था। ठीक है, हालांकि है हिस्ट्री का, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि रूल ऑफ टू, द्वैध शासन का मतलब क्या है? रूल ऑफ टू, दो लोगों का शासन। द्वैध मीन्स दो। ठीक है, अब बंगाल में जो द्वैध शासन चलता था 1765 से 1772 तक, ये दो जो इसमें शासक होते थे उस समय, देखो द्वैध शासन बहुत संदर्भों में हो जाता है। जैसे आप देखेंगे भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में आप देखेंगे द्वैध शासन की शुरुआत होती है प्रांतों में। फिर 1935 में वो केंद्रों में हो जाती है, केंद्र में हो जाती है। तो सिंपल, पहले द्वैध का मतलब ये समझें कि द्वैध का अर्थ होता है दो का शासन। ठीक है, अब बंगाल में अलग तरीके से था, जब भारत में शुरू हुआ 1919 में, फिर केंद्र, भारत के केंद्र में शुरू हुआ 1935 में, वो अलग था। ठीक है, द्वैध एक आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सल टर्म्स है। द्वैध मीन्स रूल ऑफ टू। अब मैं बंगाल में जो 1765 से लेकर के 1772 का द्वैध शासन था उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक होता है आपका दीवानी मामले, रेवेन्यू राइट्स, और एक होता है आपका फौजदारी, या आप उसमें उसको एक तरीके से जोड़ देते हैं प्रशासनिक मामले, या फौजदारी मीन्स सिविल राइट्स। अब बंगाल में दीवानी अधिकार तो किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन फौजदारी या प्रशासन किसके पास था? व्यवस्था बनाने का काम किसके पास होता था? ये था आपका बंगाल के नवाब के पास। नजमुद्दौला अंतिम नवाब रहे 1772 में। 1765 से लेकर 1772 तक देखो बंगाल की स्थिति क्या है। 65 से अगर 72 के बीच आप देखें, कर वसूलने का काम सारा पैसा कौन ले रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। और सारी व्यवस्था किसने देखनी है? बंगाल के नवाब ने। तो अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति यहां पर देखेंगे इस द्वैध शासन के अंदर, आप देखेंगे कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। और बंगाल के नवाब की कंडीशन आप देखेंगे तो इस समय क्या हो गई थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट पावर। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या? अराजकता का काल होना, अराजकता होनी है बंगाल में। तो 1765 से 1772 तक के काल को अनिष्ट का काल भी कहा गया। ठीक है, डाकू राज्य भी कहा गया के एम पडिंकर के द्वारा। अनिष्ट काल जो है दादा भाई नेहरू के द्वारा कहा गया, के एम पडिंकर ने इसे डाकू राज्य कहा। ठीक है, क्योंकि होता क्या था कि अंग्रेजों ने तो सिर्फ लगान वसूल करना है, व्यवस्था उन्होंने कुछ देखनी नहीं है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक जो है बहुत सारा धन कमा लिया इस दौरान। और इस दौरान भारत से जो है बहुत ज्यादा धन, काफी मात्रा में धन जो है वो इंग्लैंड गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और इसी काल के बीच में, इसी काल के ऊपर दादा भाई नेहरू जी ने आपकी ड्रेन थ्योरी भी दी है। ठीक है, अपोहा सिद्धांत जो ड्रेन थ्योरी दी है दादा भाई नेहरू जी ने, वो इसी टाइम पीरियड पर दी हुई है। ठीक है, तो आप बंगाल की स्थिति को समझे थोड़ा और, बाकी हिस्ट्री में आप समझेंगे। ठीक है, इसको 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में क्या रहा? आपका द्वैध शासन रहा। द्वैध शासन मीन्स आपका रूल ऑफ टू रहा। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके पास रेवेन्यू राइट्स थे, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लेकिन पैसा नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर क्या होगी? अराजकता होगी। 1772 में एक व्यक्ति आए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने यह महसूस किया कि जो है इस तरीके से ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा जो है आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के ब्रिटिश संसद में भी बहुत ज्यादा जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कैसे कमा रही है, इस विषय में लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं होती थी। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को ये महसूस हुआ कि ये जो सिस्टम है ज्यादा समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चल नहीं पाएगा। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्या करा? द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या करा? द्वैध शासन को यहाँ पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
और प्रशासन और रेवेन्यू राइट्स दोनों किसके अधीन ले लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन ले लिए। और जहां पर दोनों दीवानी अधिकार भी और प्रशासनिक अधिकार भी दोनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए, वहां पर से ब्रिटिश संसद से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ कानून और नियम जो है वो पारित होना शुरू हो गए। ठीक है, और यहीं पर से आप एक्ट को पढ़ना शुरू करोगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का जो है वो पहला क्या था, लिखित संविधान था, जो 1773 में क्या हुआ था, आपका पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से। अब मैं आजादी के बाद के एक समय को, आजादी से पहले का जो समय रहा, इसको भी दो भागों में बांटूंगा, और वो कैसे बांटूंगा वो आप समझेंगे अभी। अच्छा, फिर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1773 में अच्छा पहली बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, कंपनी के प्रशासनिक और दीवानी अधिकार जब एक हो गए, तो ब्रिटिश संसद के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी का नियम कानून चलाने के लिए, रेगुलेटिंग मीन्स नियामक अधिनियम, मतलब कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। कंपनी के इतिहास का पहला लिखित संविधान रहा। ठीक है, अच्छा आजादी से पहले की अगर मैं बात करूं तो 1773 से एक्ट आना शुरू हुए, और ये आपका चले कब तक, अगर आप देखेंगे तो आजादी से 1947 तक चले। ठीक है, एक्ट आना जो शुरू हुए, लेकिन इसके बीच में एक चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, भारत में अगर आप देखें तो 1757 से लेकर के 1858 तक, जब आपकी 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय तक दो तरीके से शासन हुआ। 1858 ईस्वी तक भारत में शासन हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा ही हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन हुआ 1858 तक। कब तक, 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद जो परिवर्तन हुआ। उससे पहले तक क्या होता था, 1757 से लेकर के 1858 ईस्वी तक भारत में किसका शासन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1858 से लेकर के 1947 तक सीधे सीधे भारत में किसका रूल आ गया, ब्रिटिश क्राउन का, या ब्रिटिश संसद का, या ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश महारानी का, आप जिसका भी कहें। अंतर समझिए, आजादी से पहले भी भारत में अंग्रेजों ने शासन किया। ठीक है, आप कहेंगे कि जो है अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अंग्रेजों ने भी कितने तरीके, अंग्रेजों के शासन को आप दो भागों में बांटोगे। 1757 से लेकर के 1857 की क्रांति होने तक भारत में किसका शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से राजनीतिक अधिकारों को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, और 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में सीधा सीधा किसका शासन रहा, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, तो मैं इस हिस्से को आजादी से पहले के जो भारत के संवैधानिक विकास है, इसको भी मैं दो भागों में बांटूंगा। ठीक है, दो भागों में बांट करके आप इसे पढ़ेंगे। नंबर एक जो इसमें पार्ट आएगा वो आएगा 1757 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, या आप इसको 1853 तक कह दें। लास्ट एक्ट जो है 1853 में आया। दूसरी तरफ आप देखेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत आए अधिनियम। दूसरा इसको आप क्या कहेंगे, ब्रिटिश संसद का जब सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था, सीधा सीधा। अब इसमें देखो, ब्रिटिश संसद के द्वारा सीधे जो पारित कानून रहे भारत के लिए, या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ब्रिटिश ताज के लिए। अब देखो इन दोनों में कॉमन बातें क्या थी। जैसे अगर मैं आप देखूं तो यहां पर आप सबसे पहले पढ़ोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मैं बस आपको पहले पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। एक्ट के अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वो आपको हर बुक में आपको रटने को मिल ही जाएंगे, हालांकि वो समझने वाले भी हैं, आप उसको समझते हुए चलेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता कहीं नहीं है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। कितने एक्ट आपने पढ़ने इस बीच, ये देख लो पहले, आप ये देख लो कि आपने पढ़ना क्या क्या है इस हिस्से में। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1786 का कॉर्नवालिस एक्ट आया। देन उसके बाद 1793 से लेकर के हर 20 साल के अंतराल पर 4 चार्टर एक्ट आए। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में, तीसरा आया 1833 में, चौथा आया 1853 में। तो आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत इतने अधिनियम आपने देखने हैं, इतने सारे।
अच्छा, ब्रिटिश संसद जब 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की एक घोषणा होती है, महारानी विक्टोरिया ने उस घोषणा में समस्त भारतीय जनता को अपनी संतान कहा, 1 नवंबर 1858 की घोषणा में। उसके बाद के जो आपने एक्ट पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 आप इसमें पढ़ोगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें ये घोषणा हुई थी 1857 की क्रांति के बाद। नंबर 2 आप पढ़ोगे इसमें 1861 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 3 आप इसमें पढ़ोगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 4 आप इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम। नंबर 5 1935 का भारत शासन अधिनियम। और नंबर 6 आप इसमें देखोगे 1947 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत भारत को क्या दी गई, आजादी दी गई। ठीक है, इतना रहा। ये हिस्सा आपने यहाँ पढ़ना है, यानी कि आपने भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को सबसे पहले 2 भागों में बांटा। एक तो आपने बांटा आजादी से पहले का, दूसरा आपने बांटा आजादी के बाद का। आजादी से पहले वाले को भी आपने 2 भाग में बांटा। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासन हुआ 1757 से 1857 तक, उस बीच कौन कौन से एक्ट आए, इन्हीं एक्टों में भारतीय संविधान की आपको छाप देखने को मिलेगी। फिर आपने ब्रिटिश जो ताज के अधीन जब भारत आ गया, जब सीधे ब्रिटिश संसद का शासन चला, तब उस दौरान आपने ये एक्ट देखने हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों एक्टों में कॉमन चीज क्या है, दोनों ही कहां से पारित होते थे, ब्रिटिश संसद से पारित होते थे। परंतु इस तरफ अंतर क्या था, यहां पर जो कानून पारित होते थे ये बनते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन जब ब्रिटिश संसद के द्वारा ये वाले हिस्से के जो कानून बने वो सीधे सीधे भारत की जनता के लिए बने। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1858 तक ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर क्या किया गया, शासन किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आजादी के बाद की तरफ कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपने कैसे समझना है। इसको भी देखो आप लोग 2 भागों में बांट करके देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 हिस्सा आपका आएगा 1947 से 1950 तक का, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, दूसरा हिस्सा आप देखेंगे गणतंत्र भारत का संवैधानिक विकास, गणतंत्रात्मक भारत का संवैधानिक विकास, जब 1950 से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा का अध्ययन करेंगे, आप पूरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे, और साथ ही साथ आप इसमें पूरे के पूरे संविधान का, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर के लागू हुआ था, उसका आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप चलेंगे गणतंत्र भारत के संविधान की ओर, तो उसके बाद 1950 के बाद जस्ट 1951 में हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हो गया, और अभी तक हमारे संविधान में अनेक बार संशोधन हो चुका है। तो संविधान संशोधन का इतिहास आप यहाँ देखेंगे। बस इतना जब आप कर लेते हैं तो आपका पूरा एक पॉलिटिकल जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो जाता है। ये एक मेथड है इसको देखने की, इसको समझने की, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप ये कहें कि अपने दिमाग में बसा लेने का एक ये तरीका है कि आपने जो है कैसे पढ़ना है। बस इसी में आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पूरे हिस्से में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा अभी, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम और कानून हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो, आप पढ़ रहे हो, और आपका हमारा जो देश है वो इन्हीं नियमों से चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बना करके पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छी लगेगी, पॉलिटी ही नहीं हर सब्जेक्ट। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला जो पोर्शन है हम इसकी तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन रहा, तब हमारे यहाँ पर को कौन कौन से एक्ट आए और उन एक्टों की कौन कौन सी बात हमारे संवैधानिक विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये भी हमें समझना है। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका लेवल कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से उसको जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कुछ जो अधिनियम आए उनकी हम बात करते हैं। इनमें हम सबसे पहला जो अधिनियम देखेंगे वो हमारा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप लोग हेडिंग जरूर डाल देना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी मैं कुछ बातें अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या इसकी प्रमुख बातें थी। और इसकी प्रमुख बातों में जाने से पहले अब मैं फिर से आपको उस समय के 1773 के भारत की
ब्रिटिश भारत की एक छवि आपको मैं बता देता हूँ कि उस समय ब्रिटिश भारत कैसा था। ठीक है, उस समय तक आप देखेंगे 1773 तक अंग्रेजों के पास पूरा बंगाल, देन पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा आ चुका था। दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ गए थे इतने हिस्से के। ठीक है, साथ ही साथ बंबई करके एक प्रेसिडेंसी और अंग्रेजों के पास थी, साथ ही साथ मद्रास करके एक प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के पास और थी। तीन प्रमुख रूप से प्रेसिडेंसीज थी, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास। बंगाल को उस समय जनरली कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको हम कलकत्ता प्रेसिडेंसी करके समझें तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो ये तीन प्रमुख आपके उस समय तक अंग्रेजों के पास जो है नगर हुआ करते थे। ठीक है, और इन तीनों में एक गवर्नर हुआ करता था उस समय। इन तीनों में क्या होता था, बंबई का एक गवर्नर हुआ करता था, मद्रास का एक गवर्नर हुआ करता था और कलकत्ता का एक गवर्नर हुआ करता था। जनरली आप देखेंगे ये तीनों नगरों को बसाने का श्रेय जो है वो अंग्रेजों को ही जाता है। अगर मैं इनके नाम बताऊं कौन किसको, किस व्यक्ति को कलकत्ता को बसाने का श्रेय दिया जाता है, वहां से वन लाइनर आपका आ जाता है। तो कलकत्ता बसाने का श्रेय दिया जाता है जॉर्ज चॉर्नोक को, ब्रिटिशर्स थे जॉर्ज चॉर्नोक, आप नोट कर लेना। बंबई बसाने का श्रेय दिया जाता है गेराल्ड ओंगियार को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेराल्ड ओंगियार, ये बंबई बसाने का श्रेय नहीं दिया जाता है। उसके साथ साथ मद्रास को बसाने का श्रेय दिया जाता है फ्रांसिस डे को, ये भी ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसिस डे उनका नाम था। ठीक है, तो ये तीन प्रेसिडेंसीज नगर थे जिनमें हर एक जगह पर एक क्या बैठता था, गवर्नर बैठता था। अच्छा, यहाँ पर 1773 में मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। भारत का तो आपको समझ में आ गया, प्रमुख कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर था जो भारत में शासन करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो सबसे ऊपर के सबऑर्डिनेट्स थे, जो अधिकारी थे, वो क्या थे, 24 सदस्यीय एक मतलब 24 सदस्यीय एक मेंबर कमेटी हुआ करती थी जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका एक अध्यक्ष हुआ करता था जिसे अगेन हम गवर्नर ही कहते थे। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे कौन काम करते थे, भारत में आप बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे देशों में फैली थी, चाइना में फैली थी, इंडिया में फैली थी, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ये सब बहुत जगह फैली थी। अगर मैं इसका सबसे ऊपर कौन थे, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य, जो 1600 में शेयर होल्डर्स थे, वही आगे को बढ़ते आए। ठीक है, तो भारत में क्या था, तीनों प्रेसिडेंसीज में इनके क्या हुआ करते थे, तीन गवर्नर हुआ करते थे। समझ रहे हैं स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं कैसा था। तो जैसे ही सारे के सारे प्रशासनिक अधिकार जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है शासन को समाप्त करके कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में रखे जाएं, तो देन रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर समझिए, भारत में समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर थी प्रमुख रूप से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन से स्ट्रक्चर कैसा चला आ रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ इस एक्ट के तहत, पहली बात तो आप इसको ये समझिए कि ये पहला क्या था, कंपनी के इतिहास का पहला लिखित संविधान था। ठीक है, लिखित रूप में आया है सबसे पहले। साथ ही साथ इसको गुप्त समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया। किसकी सिफारिशों पर, गुप्त समिति की सिफारिशों पर इसे पारित किया गया। ठीक है, और ठीक है, ये दो प्रमुख बातें रही। अब चेंजेस में आते हैं कि चेंजेस क्या हुए। तो चेंजेस इसमें सबसे पहला ये हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो आपका गवर्नर था, इसको गवर्नर की जगह इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अच्छा, गवर्नर जनरल बनाने का अर्थ क्या था, इसको गवर्नर जनरल बनाने का अर्थ ये था कि अब जो तीन प्रेसिडेंसीज हैं, जैसे अभी तक कलकत्ता या बंगाल कहें, मद्रास कहें और बंबई कहें, तीनों में एक एक गवर्नर था। अब उन्होंने क्या करा, जो बंगाल का गवर्नर होगा ये क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो गवर्नर जनरल है इसकी सुप्रीमेसी यहां भी हो जाएगी। यानी अब ये जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं वो किसके अधीन आ जाएंगे, गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे।
ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। सबसे पहला चेंज, सबसे पहले तो याद रखेंगे लिखित संविधान, दूसरा याद करेंगे गुप्त समिति की सिफारिशों पर, तीसरा याद रखेंगे तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी उनका गवर्नर जो था, उनमें से जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब ये था कि इसकी सुप्रीमेसी अब इनके ऊपर हो जाएगी। ठीक हो गया ना। साथ ही साथ इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ध्यान से सुनना, 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। 1+4 का स्ट्रक्चर था, 1+4। एक कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा, बाकी 4 इसके क्या होंगे, इसकी सहायता के लिए सदस्य होंगे, जिनको कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। ठीक है, तो मेजर चेंजेस क्या हुआ, सबसे पहला चेंजेस, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। साथ ही साथ इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 5 सदस्यीय एक समिति, 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई, जिसका प्रमुख कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा, बाकी 4 जो है वो अन्य क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, तो अगर उस समय की बात करूं, एक इसमें सदस्य थे उस समय फिलिप फ्रांसिस मानसेन वारवेल क्लेवरिंग, ये सदस्य भी पूछे गए हैं बहुत डीप एग्जाम्स में। अब देखो ग्रुप सी का लेवल भी अब ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो है ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन और वारवेल, और गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि 4 सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, फिलिप फ्रांसिस, मानसेन, वारवेल और क्लेवरिंग, ये 4 जो हैं उस समय सदस्य बनाए गए, और एक जो है गवर्नर जनरल था, जो कौन था, वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। ये चेंज समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, अगर आपसे पूछेंगे, अब अगेन आपका वन लाइनर, अगर आपसे पूछेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग। आपसे पूछेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन, वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग। उसी को क्या बना दिया, वो गवर्नर था जिसने द्वैध शासन किसने समाप्त करा, वारेन हेस्टिंग ने, इसी को क्या कर दिया फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल बनाने का मतलब भी समझ गए आप। आपसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम कब हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो इतना समझ में आया। दूसरा इसमें मेजर चेंज देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आप उससे पहले की थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ लें, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझ लें, और उस एक्ट को लाने के कारणों के ऊपर थोड़ा सा एक बार नजर डाल लें। जहां एक्ट को लाने का आप कारण समझ गए तो आपको एक्ट के अंदर के प्रावधान ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको कोई उसमें दिक्कत की बात है ही नहीं उसके बाद। तो अगर रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का अगर हम कारण का अध्ययन करें तो उसमें आप ये देखेंगे कि सबसे पहले तो द्वैध शासन समाप्त हुआ, तो प्रशासनिक और दीवानी अधिकार दोनों जो है ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए। तो रेगुलेटिंग करने के लिए वहां पर जो एक नियम और कानून की आवश्यकता थी। दूसरा क्या था, जब आप 1765 से 1772 तक देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवानी मामले उनके पास थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा धन का क्या कर दिया, दोहन कर दिया उस दौरान। ठीक है, बहुत ज्यादा धन उन्होंने कमा लिया। तो बहुत ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के भ्रष्टाचार वगैरह के केसेस थे, ये ब्रिटेन के कोर्ट में क्या थे, लंबित थे। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ये कहा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जो इस तरह के केसेस को हैंडल करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इस जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें 4 न्यायाधीश बिठाए गए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें पहला जो था, जो मुख्य न्यायाधीश जो बार बार पूछा गया है, उनका नाम था एलिजा एम्पे। बाकी जो 3 न्यायाधीश थे वो थे चैम्बरले, लिमंस्टन, चैम्बरले, नाम याद रखेंगे, लिमंस्टन और हाइट। अब यही आपका वन लाइनर में आपसे बार बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है, या मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अच्छा, कब स्थापित हुआ? तो 1774 में। कितने सदस्य था? तो 1774 में जो 4 आ रहा है उसी 4 से आप लास्ट में याद कर लेना, 4 सदस्य था, जिसमें एक क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एमपी नाम से। अच्छा, इसके बारे में 2-3 बातें देख लें। यह अभिलेखी न्यायालय नहीं था, सॉरी अभिलेखी न्यायालय था, यानी यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो रिकॉर्डेड होगा, अभिलेखों में दर्ज होगा। ये तो एक सामान्य सी बात है अभिलेखी न्यायालय होना। साथ ही साथ अभिलेखी न्यायालय होने का अर्थ ये होता है कि उसके द्वारा जारी किए गए नियम और कानून अपने नीचे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, इसको आप भारत के सुप्रीम कोर्ट से समझेंगे। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट समझेंगे, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय। हाई कोर्ट क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभिलेखी न्यायालय आपका नहीं होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके क्या हो जाते हैं? अभिलेखी न्यायालय हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे, साथ ही अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीली न्यायालय, 2 बातें याद रखेंगे, अभिलेखी न्यायालय था, यस, अंतिम अपीली न्यायालय था, नहीं। इसके बाद अगर किसी को अपने जो है फैसले, किसी को डिसीजन से कोई अगर संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में जाकर के कर सकता था, प्रीवी काउंसिल में। तो यदि आपसे पूछेंगे क्या कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय था? तो जी हाँ, अभिलेखी न्यायालय था। अंतिम अपीली न्यायालय था? तो नहीं था। उसके अगेंस्ट हम प्रीवी काउंसिल में वो व्यक्ति जा सकता था। ठीक है, साथ ही साथ भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय है, यस, और भारत का अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। दूसरा जो आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। ठीक है, अगला जो इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इस अधिनियम से जो है अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाने का रीजन कुछ इस तरीके का था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत सारे कर्मचारी जो थे वो ब्रिटिश सरकार को प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे थे अपनी इनकम का, और यदि उनकी इनकम जो है वो बताई जाती थी, इनकम शो करने की बात होती थी, तो बहुत सारे कर्मचारी जो है वो ये बात कर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कि ये जो है उपहार में मिला हुआ है भारतीय राजाओं से। तो वहां पर जो है फिर जो गिफ्ट जो कहते हैं कि उसमें टैक्स नहीं लगता है, तो बहुत सारे लोग टैक्स से बचने के लिए जो है उपहार वगैरह में जो है उसको दिखा दिया करते थे। तो उपहार लेने पर भी प्रतिबंध इसलिए लगा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश संसद को इस बात की बहुत चिंता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। दूसरा, उन्होंने कंपनी के बिना लाइसेंस के व्यापार पर भी क्या कर दिया? रोक लगा दिया कि कंपनी जो है बिना लाइसेंस के कोई व्यापार नहीं करेगी। तो ये मेजर चेंजेस थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको इतनी चीजें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको अध्ययन कराया है अभी, जो भारतीय संविधान का जो मैंने आपको एक संवैधानिक विकास का एक क्रम बताया, उसको आप जरूर नोट करें। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अध्ययन करें और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करें। चलो मैं एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? सबसे ऊपर तो क्या है? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट हम रखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश संसद को जगह हमने रखा। इसके नीचे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनके चार्टर के माध्यम से सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में क्या करा? एक गवर्नर जनरल बिठा दिया भारत में। ठीक है, एक्ट के माध्यम से गवर्नर, हालांकि एक्ट तो ब्रिटिश संसद से ही आया। ठीक है, एक गवर्नर जनरल बिठा दिया, 1+4 मेंबर की उसकी एक गवर्नर जनरल की परिषद बिठा दी। ठीक है, और बाकी अन्य जो उसमें थे बम्बई और मद्रास में, वो क्या बना दिए उन्होंने? बम्बई और मद्रास में क्या कर दिए? गवर्नर उनके थे ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो इनका ऑलरेडी है। ठीक है, अगर 1772 तक बात करें तो ये वाला हिस्सा नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तीनों जगह पे गवर्नर थे। अब ये गवर्नर जनरल की काउंसिल ही धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, धीरे धीरे ये विधायी परिषद में बदलेगी, धीरे धीरे यही गवर्नर जनरल की काउंसिल ही जो है इसमें भारतीय लोग आएंगे धीरे धीरे, और यही धीरे धीरे भारत की क्या बन जाएगी? एक दिन आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय विधान परिषद, और यही जो है संसद का रूप ले लेगी। इसीलिए इसको कहा गया है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, अभी तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल किस रूप में काम कर रही है? एक कार्यपालिका के तौर पर काम करेगी। मैंने बताया नहीं आपको कि सरकार के 3 अंग, शासन, विधायिका तो यहाँ है,
नियम यहाँ से बन रहे हैं, लागू गवर्नर जनरल की काउंसिल करेगी। लेकिन धीरे 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 यही गवर्नर जनरल की काउंसिल विधायिका और कार्यपालिका दो भागों में अपने आप स्प्लिट हो जाएगी 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसीलिए इसको हमने कहा भारत का संवैधानिक विकास। हमने सीधे संविधान नहीं पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो यहीं से धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। इससे आगे हम बात करेंगे अगले एक्ट्स की। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।